IAS 38 इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट। नाम से लगता है इंटेंजिबल का क्या मतलब है। तो IAS 38 ने भी यही डेफिनेशन की कि वो चीजें जिसकी फिजिकल सब्सटेंस नहीं होती। फिजिकल सब्सटेंस मतलब जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, जो फिजिकली हमें नजर नहीं आते, वो इंटेंजिबल एसेट होते हैं। राइट। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और भी बहुत सारी चीजें जो अभी आपके पास आएंगी। इंटेंजिबल गुडविल, ब्रांड, हर वो चीज जो आपको नजर नहीं आती उसको हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट। एडिडास या नाइकी का शोरूम आपको नजर आता है, उसके इंटेंजिबल एसेट्स आपको नजर आते हैं। जैसे नाइकी का या एडिडास का शोरूम है, उसमें फर्नीचर है, उसमें स्टॉक है, उसमें जूते पड़े हुए हैं, उसमें जो भी इन्वेंट्री है वो पड़ी हुई है, जमीन है। फिर वो डिलीवरी करते हैं तो उसकी गाड़ी है, जिस मशीन पे एडिडास और नाइकी अपने जूते बनाता है वो मशीन है, वो इक्विपमेंट है, ये सब हमें नजर आते हैं। लेकिन नाइकी और एडिडास का जो ब्रांड है वो बिलियंस ऑफ डॉलर का ब्रांड है। अगर आज नाइकी अपना ब्रांड सेल करने के लिए आए मार्केट में तो बिलियंस या मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर उसको सिर्फ अपने नाम के, अपने ब्रांड के मिल जाएंगे। लेकिन क्या ब्रांड किसी जगह पे पड़ा हुआ है, किसी लोकेशन पे मौजूद है? क्या आपको नजर आता है? तो नहीं बाबा। ब्रांड हो गया, गुडविल हो गई, ये चीजें हम नजर नहीं रखते, हम ऐसी नजर नहीं रखते जो हम ब्रांड को, हम गुडविल को, हम कॉपीराइट्स को देख सकें। कुछ ऐसी चीजें इस दुनिया में हैं जो फिजिकली नजर नहीं आती, लेकिन आपका वो एसेट होता है, आप उनके मालिक होते हो। जैसे कि ब्रांड्स, जैसे कि गुडविल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें इंटेंजिबल एसेट कहलाती हैं। और इस इंटेंजिबल एसेट को डील करने के लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो IFRS IAS इशू किया, उसका नंबर है IAS 38, जिसमें आप इस इंटेंजिबल को डिटेल में सीखते हैं। अब इंटेंजिबल मैंने आपको बताया। अब इंटेंजिबल की तीन कैटेगरीज हैं हमारे पास। एक है इंटेंजिबल एसेट्स, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि वो चीजें जो फिजिकल सब्सटेंस नहीं रखती। दूसरा है गुडविल और ब्रांड्स के बारे में कुछ स्पेशल रूल्स। और तीसरा है रिसर्च या डेवलपमेंट। आप कोई भी चीज डेवलप करते हो, बनाते हो, इससे पहले रिसर्च होती है, और रिसर्च हवा में होती है। अभी उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, हवा में से क्या मुराद है। इसके लिए आपको आगे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इंटेंजिबल एसेट जो नजर नहीं आते, जिसकी एग्जांपल्स अभी हमने कोट कर दी, और फर्दर एग्जांपल भी यहाँ पे लिखी हुई हैं कि बहुत सारी चीजें इंटेंजिबल एसेट्स में आ सकती हैं जो नजर नहीं आती। कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर आपसे लॉयल है, आप ही से अपना टैक्स रिटर्न भरवाता है या आप ही से अपनी डीलिंग करता है, तो उसकी लॉयल्टी नजर नहीं आती। ट्रेडमार्क हो गया, और इंटरनेट वेबसाइट के डोमेन्स, वेबसाइट का नाम। अब मुझे बताओ gmail.com, अगर जीमेल वाला अपना ये सिर्फ जीमेल का टाइटल वेबसाइट का डोमेन बेचने निकले, क्या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ऑफर मिल जाएगी इसको? डेफिनेटली यस। क्यों? क्योंकि इसका जो वेबसाइट का डोमेन है वो इतना फेमस, इतना पॉपुलर है कि वो इस इंटेंजिबल जो एसिड नजर नहीं आ रहा है, जिसकी फिजिकल सब्सटेंसेस दुनिया में नहीं है, इसके बावजूद वो इसके मिलियन और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकता है। राइट और रॉन्ग? राइट। इस तरह मॉर्गेज के एग्रीमेंट्स होते हैं, फ्रेंचाइज के एग्रीमेंट्स होते हैं, कस्टमर लिस्ट होती है आपकी। आपकी कस्टमर लिस्ट बड़ी कीमती होती है। इसको यूं समझ लो, एक चैरिटी है, उसके बड़े 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 डोनर्स हैं, वो लिस्ट वो छुपा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी दूसरी चैरिटी को मिल गई और वो उनको अप्रोच कर गए तो उनका डोनेशन टूट सकता है। कस्टमर लिस्ट, डोनर लिस्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये बिकती है। तो ये सारी चीजें जो है ना, इंटेंजिबल एसेट्स हैं। अब इंटेंजिबल एसेट्स को आपने रिकॉर्ड करना है तो तीन बातों का ख्याल रखना। पहला है, वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, वहां पे कंट्रोल में होना चाहिए।
और उससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलना चाहिए। सही है, ये 3 फीचर्स हैं, तब ही आप इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। 3 फीचर्स में से एक भी मिसिंग हो गया तो आप इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड नहीं 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 करेंगे। यहाँ पे एक सवाल है जो मैं अक्सर करता हूँ कि भाई एक क्वेश्चन है, हमारा एम्प्लॉई, मेरा प्यारा एम्प्लॉई जो अपनी पर्सनल लाइफ कुर्बान करता है, अपना घर, अपना बच्चे बीवी सबका टाइम कुर्बान कर देता है और सेठ के लिए वफादार भी होता है, कुर्बानी भी देता है, सेक्रीफाइस भी करता है, अपनी जिंदगी, पर्सनल लाइफ, सैटरडे संडे सब कुछ छोड़ देता है, लेट सिटिंग करता है, सब करता है, क्या वो मेरा एसेट है? और लोग कहते हैं ना, तू तो मेरा एसेट है। सेठ होता है ना, सेठ, सियाना सेठ, स्पेशली इन गल्फ कंट्रीज, जो शेख होते हैं, जो सेठ होते हैं, वो कहते हैं यू आर माई एसेट ब्रदर, या खी, यू आर माई ब्रदर। वो बड़ा इस तरह से वर्ड्स यूज करते हैं, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई एसेट, यू आर माई की रिसोर्स, यू आर माई की एसेट। इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी। इसको मैं आसान जबान में कहता हूँ, चने के झाड़ पे चढ़ाना। एम्प्लॉयज को चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं और जब कोविड आता है तो उनको बोलते हैं भाई हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, निकलो कट लो। ऐसा ही होता है, ये प्रैक्टिकल ये दुनिया है और यहाँ ऐसा ही चलता रहा है। क्या एम्प्लॉय एसेट होता है? क्या उसको मैं एसएफपी में एज अ नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड करूं कि नहीं करूं? सवाल ये है, जवाब क्या होगा? नहीं, ऐसे तो नहीं है। क्यों नहीं होगा ये जवाब? इसको अगर हम जज करें ना तो इसका जवाब नो है। नो, ये इंटेंजिबल एसेट नहीं है। वजह, एम्प्लॉय आइडेंटिफाइबल है, उसकी सर्विस आइडेंटिफाइबल है, ही इज एन अकाउंटेंट, ही इज अ सेल्समैन, ही इज अ सोशल मीडिया मैनेजर, उसकी सर्विसेज आइडेंटिफाइबल हैं। वो हमें कसम खुदा की कमा के देता है, अल्लाह पाक की कसम वो कमा के देता है, वो अपनी जिंदगी कुर्बान करता है हमारे लिए। इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, आइडेंटिफाई भी है, लेकिन क्या वो कंट्रोल में है? कल मर गया, छोड़ के चला गया, सियाना एम्प्लॉय है, समझदार बच्चा है, पढ़ा लिखा है, 3 साल बाद जॉब स्विच करेगा। जॉब स्विच करेगा, मैं तो हमेशा एडवाइस करता हूँ 3 साल बाद अपनी वर्थ लगा लेनी चाहिए, वरना आप पुरानी सैलरी पे ही कंज्यूम होते चले जाएंगे, यूज नहीं कंज्यूम होंगे। तो हर 3 साल बाद अपनी वर्थ लगवाएगा, समझदार बच्चा होगा तो अपनी सैलरी बढ़वा लेगा या कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, कंट्रोल में नहीं है। एम्प्लॉय इज नॉट इन योर कंट्रोल। चलो, अगर वो पुराने दौर का बच्चा है, वफादार सेठ, मेरा प्यारा सेठ, कुर्बानी में कुर्बान मेरे सेठ पे, तब भी उसकी जिंदगी थोड़ी कंट्रोल में है। आज काम पे आया, कल को दुनिया से ही निकल लिया, तो इट्स नॉट अ कंट्रोलेबल थिंग। दैट्स वाई एम्प्लॉय एसेट नहीं हो सकता। ये बात समझ आती है? जी। जब भी ये कंडीशंस मीट हो जाएंगी, ठीक है, जब भी ये कंडीशंस मीट हो जाएंगी और उसकी वैल्यू रिलायबली मेजरेबल होगी, वैल्यू का पता होगा, तो वो 3 कंडीशन थी, 1 + 2 + 3, और वैल्यू का रिलायबली मेजर होना नंबर 4, तब हम एसेट को उसकी कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज कर देंगे। ठीक है, जैसे आपने कोई ब्रांड खरीदा, पेटेंट खरीदा, लाइसेंस खरीदा, तो इन सब की तीनों चारों कंडीशंस मीट होती हैं। लाइसेंस आपका है, आपके कंट्रोल में है, उस लाइसेंस को यूज करके आप कमाओगे। लाइसेंस आइडेंटिफाइबल है कि किस चीज का लाइसेंस है, और उसकी एक कॉस्ट है, कितने का आपने खरीदा है, तो आप इसको क्या करेंगे, कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लेंगे। याद रखिएगा, ये जो मैंने नाम नीचे हाईलाइट किए हैं, इनको मैं अलग कलर से भी हाईलाइट करता हूँ, लाइसेंस, पेटेंट, ब्रांड नेम या गुडविल, ये सिर्फ 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 उस केस में रिकॉर्ड की जाती है जब आप उनको खरीदते हैं। जब आप क्या करते हैं, उनको खरीदते हैं। खरीदते हैं गुडविल, आपको याद होगा हमने कंसोलिडेशन पढ़ा हुआ है। कंसोलिडेशन में हम कंसोलिडेटेड गुडविल निकालते थे और गुडविल को हम एसएफपी, कंसोलिडेटेड एसएफपी में रिकॉर्ड करते थे। इसलिए ही करते थे क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट आइडेंटिफाइबल है, पेरेंट के कंट्रोल में है, उसके लिए उसने कोई पैसे पे किए हुए हैं और उससे, उस कंपनी से, उस सब्सिडी से वो कमाएगा, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड किया करते थे। खरीदना जरूरी है,
लाइसेंस, पेटेंट, ब्रांड या गुडविल खरीदना जरूरी है, तभी आएगा वरना नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? जी। अब एक मर्तबा इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। किस पे रिकॉर्ड किया? कॉस्ट पे। आप चाहो तो IAS 16 की तरह हर साल इसको रिवैल्यूएशन भी कर सकते हो। और याद रखना, डेप्रिसिएशन का नाम यहाँ पे एमोटाइजेशन होता है। इंटेंजिबल एसेट को जो डेप्रिशिएट करते हैं उसको एमोटाइजेशन बोलते हैं। आपको याद है कंसोलिडेशन में गुडविल की एमोटाइजेशन होती थी। और ये सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नहीं होता। यानी डेप्रिसिएशन का नाम एमोटाइजेशन हो गया। डेप्रिसिएशन टेंजिबल नॉन करंट एसेट की होती है और एमोटाइजेशन इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट की होती है। डेप्रिसिएशन के दो मेथड हैं, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस, जबकि एमोटाइजेशन का एक ही मेथड है जिसको आप स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। तो सवाल अभी तक हाँ के जी लिए सर, क्लियर है। जी, क्लियर है। ये मैंने एमोटाइजेशन का आपको भी बताया। एमोटाइजेशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे होगी, इसका मतलब लाइफ ऑफ द एसेट गिवन होनी चाहिए। अगर लाइफ गिवन है तो ठीक है, एमोटाइजेशन हो जाएगी। और अगर लाइफ ही गिवन नहीं है तो क्या हम एमोटाइज करेंगे? नहीं, हम एमोटाइज नहीं करेंगे। ऐसा इंटेंजिबल एसेट जिसकी लाइफ मेंशन नहीं है या इनफाइनाइट लाइफ है, डिफाइंड नहीं है, तो फिर हम उसकी एमोटाइजेशन नहीं करते। बात समझ आ रही है? जी। रिवैल्यूएशन मैंने आपको भी बता दिया। रिवैल्यूएशन करने के लिए उसकी मार्केट वैल्यू का अवेलेबल होना जरूरी है। आमतौर पे इंटेंजिबल एसेट जो होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू इजीली अवेलेबल नहीं होती। अगर अवेलेबल है तभी रिवैल्यूएशन होगी और उसका सरप्लस आएगा। सरप्लस आएगा तो इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। डेफिसिट आएगा तो लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, OCI में नहीं जाएगा। ठीक है। जी। अब एक इसका सेकंड टॉपिक ये है इंटरनली जनरेटेड एसेट। मैंने अभी आपको बताया, मैंने कहा गुडविल है, ब्रांड है, मास्टर हेड, पब्लिशिंग टाइटल, कस्टमर लिस्ट, कुछ भी हो। मैंने कहा था कि खरीदना जरूरी है। अगर खरीदोगे तब ही क्या होगा, तब ही आप उसको इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है। अब आप पाकिस्तान में रहती, जे डॉट का नाम सुना है? जे डॉट। जी सुना है। जे डॉट एक ब्रांड है, मशहूर ब्रांड है, कपड़े और परफ्यूम, राइट? जे डॉट, जे डॉट जुनेद जमशेद का था। अब बाबर जुनेद उसका बेटा, उसका है। आप सिर्फ अज्यूम करें एक सेमिनार हो रहा है, इसमें आप इनवाइटेड हैं और वहां पे जुनेद क्या नाम है, सॉरी, बाबर जुनेद भी आया हुआ है। द ऑनर ऑफ जे डॉट इज देयर, वॉज देयर। अब आपने पूछा, बात हो रही है उनसे आपकी, उन्होंने कहा कि सुमेरा, आपको पता है मेरा जे डॉट एक ब्रांड है। आपने कहा यस यस बाबर, आई नो दैट। आप एक बहुत बड़ा ब्रांड है, माशाल्लाह। आपने दो चार दुआएं दे दी उनको, वो भी खुश। फिर वो चौड़े में आ गए और उन्होंने कहा आपको पता है मेरे ब्रांड की वैल्यू $10 मिलियन है। क्या फरमाया? क्या कहा उसने? ठीक है भाई कि टेन हमारे मिलियन डॉलर पर। मेरा ब्रांड जे डॉट $10 मिलियन का है। आपने क्या बोलना है? क्या जवाब इरशाद फरमाना है आपने? क्या जवाब देंगे आप उनको? बहुत ज्यादा वैल्यू है। अब ऐसे थोड़ी करते हैं, किसी से सेमिनार में मिलते हैं तो ऐसे नहीं बोलते। हम बोलेंगे माशाल्लाह, जबरदस्त भाई, जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। आपने ये बोला और आप घर आ गई। घर पे आके अब आपको नींद नहीं आ रही है, आपको बेचैनी हो रही है। जे डॉट 10 मिलियन का। अगले दिन आपने फोन उठाया और आपने बाबर को बोला बेटा
बाबर, $10 million SFP में तो रिकॉर्ड करो। क्या बोला आपने? ये ब्रांड है ना, ब्रांड इज एन इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट। अभी तक तो आपको पता ही नहीं है ना, अभी मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो टॉपिक तो आपको नहीं पता। आपके जहन में था इंटेंजिबल एसेट है, एसएफपी में रिकॉर्ड तो करो। बाबर ने कहा हाँ यार करना तो चाहिए। तो यहाँ पे IS-38 ने गले से पकड़ लेना है आके, और उन्होंने कहना है भाई ये जो आप शोखियां मारते हो ना, शोखी मतलब शो ऑफ, माय ब्रांड वैल्यू इज दिस मच, दैट मच, ये होशियारियां जो है ना, ये आप अपने घर की यानी होशियारियां आप इंटरनली खुद से मारते हैं, इससे अकाउंटिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। जब ये ब्रांड $10 million में मिस्टर बाबर आप बेच दोगे ना, तब हम आपको रिकॉर्ड करने की इजाजत देंगे, वो भी उसको जो खरीदेगा। जब तक ये ब्रांड हवा में है, और हवा में बातों को एसएफपी में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कोई कहे मैं इतना जबरदस्त आदमी, मेरी नेट वर्थ 50 करोड़ रुपए है, मेरी गुडविल 50 करोड़ है, तो हम बोलेंगे बेटा तू फायरिंग करता रहे हवा में, हवा में बातें करता रहे, एसएफपी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब तक तू बेचेगा नहीं अपना ब्रांड, अपनी गुडविल बेचेगा नहीं और सामने वाला खरीदेगा नहीं। जब सामने वाला खरीदेगा तो उसकी एसएफपी में ये एसेट 10 मिलियन या 50 मिलियन का दिखेगा, ते उस वक्त तक रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता। अपनी बात को कभी भी रिकॉर्ड आप नहीं कर सकते। हवाई बातों को अगर रिकॉर्ड करने की इजाजत दे दें तो हर ब्रांड ओनर अपने आप की वैल्यूएशन को पता नहीं कितने गुना बढ़ा के, अपनी एसेट साइड को स्ट्रॉन्ग करके, अपने नेट एसेट को बढ़ा के, अपने जो रेशियोज है उनको अच्छा कर लेगा। राइट और रॉन्ग? राइट। ये दूसरा टॉपिक है इस आईएएस का, जिसको हम कहते हैं इंटरनली जनरेटेड assets. Internally generated intangible assets can never be recorded, can not be allowed to record as per IS-38 until and unless you purchase them. ब्रांड खरीदोगे, कोई सब्सिडी एक्वायर करोगे, तभी आप ब्रांड या गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वरना निकल लो, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, खल्ली वल्ली। राइट? इसके बाद ये इंटरनल गुडविल की बातें हैं। परचेज होगी तब रिकॉर्ड होगी, हवा में रिकॉर्ड नहीं होगी। ये मैंने आपको अभी जो बताई बातें वो सारी स्लाइड्स में लिखी। अब इस आईएएस की लास्ट और आखिरी टॉपिक है, और बहुत ज्यादा एग्जामिनेबल टॉपिक है, एमसीक्यूज में एक दो आ जाते हैं इसमें से कभी कभार। वो ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस आईएएस में बहुत सारे लोगों को सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही पता होता है। जो अभी हमने तकरीर की है अराउंड 20 मिनट्स की, वो आमतौर पे बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये भी उनके कोर्स का हिस्सा है। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पढ़ के आए हुए होते हैं, और बस पेपर में जो है वो फिर वो दूसरी चीजें आ रही होती है तो फंस जाते हैं, और बोलते हैं सर ये तो कहाँ से आया? तो बेटा ये कोर्स में है, अब पढ़ा नहीं आपने या पढ़ाया नहीं किसी ने तो एक अलग बात है, हमने तो पूरा पढ़ना है। आखिरी टॉपिक इसका है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो पहली चीज है रिसर्च, दूसरी है डेवलपमेंट। एक टाइमलाइन बनाऊंगा, एक छोटी सी टाइमलाइन। हमेशा याद रखना, दुनिया में कोई नई चीज आने से पहले होती है रिसर्च। जब रिसर्च ग्रीन होती है मतलब सक्सेसफुल होती है, तो फिर डेवलपमेंट शुरू होती है, और डेवलपमेंट के बाद जो है वो आप कमाना शुरू करते हो, आपका एसेट तशरीफ ले आता है। ठीक है? जिसको आप बेचते हैं या जिसको आप यूटिलाइज करते हैं और आप उससे कमाते हैं। इसी बेस्ट एग्जांपल है कोविड-19। कोविड-19 जब दुनिया में आया तो किसी को पता था आएगा? नहीं। अनसर्टेनिटी थी। कोविड-19 आया, धड़ाधड़ लोग मरना शुरू हो गए। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, दुनिया में कितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होंगी? लाखों फार्मास्यूटिकल्स होंगी ना पूरी दुनिया में। तो हर फार्मास्यूटिकल कंपनी यही चाह रही थी कि जो जो ये क्या कहते हैं, जो वैक्सीन आई थी कोविड की वैक्सीन, आपने भी लगाई होगी शायद। जी।
ये वैक्सीन बनाना हर फार्मास्यूटिकल कंपनी का ड्रीम था, राइट और रॉन्ग? Right. सब ने क्या शुरू कर दी? रिसर्च कर। Research. रिसर्च बोलते हैं एक्वायरिंग सम न्यू नॉलेज। कोई भी न्यू 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 जदीद न्यू न्यू आइटम, ऐसी चीज जो पहले से नहीं थी, न्यू आइटम को ढूंढना, नया प्रोसेस, नया नॉलेज, नई टेक्नोलॉजी, नई साइंटिफिक टर्म, नई अंडरस्टैंडिंग, कोई भी चीज जो इस दुनिया में नहीं है तो उसके लिए आप लग जाओ। इसको कहते हैं रिसर्च। अब रिसर्च स्पेस में मैंने आपको कहा कि लाखों फार्मास्यूटिकल हैं इस दुनिया में। अज्यूम करो 10,000 फार्मास्यूटिकल ने ट्राई की। कितनी कंपनियों ने ट्राई की? 10,000. कितनी कितनी कंपनी सक्सेसफुली बना पाई? एक है फाइजर, एक एम से कोई नाम था, दो चाइनीज थी, एक पाकवेक थी, एक दो रशियन थी। मेरे ख्याल में 10 कंपनीज भी टोटल नहीं थी, 10 से कम ही था नंबर, जिन्होंने सक्सेसफुली वैक्सीन बना दी। रिसर्च तो हर कंपनी ने शुरू की थी ना। 10,000 ठीक. कंपनी रिसर्च की थी, सक्सेसफुल सिर्फ 10 हुई या 8 कंपनीज हुई, तो बाकी सबकी तो रिसर्च बर्बाद हो गई ना। तो जी. रिसर्च स्पेस सर्टेन नहीं होता, कामयाबी ऑफ रिसर्च इज नॉट श्योर। तो रिसर्च फेज में जितना भी खर्चा होगा ना, वो सब का सब एक्सपेंस आउट होगा। रिसर्च फेज में जितना भी खर्चा होगा वो सब का सब एक्सपेंस 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 आउट होगा। इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको एसओसीआई बोलते हैं, उसमें रिसर्च एक्सपेंस हमेशा वहीं जाएगा। भले सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, रिसर्च फेज हमेशा एक्सपेंस आउट होता है। बात समझ आ रही है? जी. सक्सेसफुल रिसर्च है तब भी एक्सपेंस आउट, अनसक्सेसफुल रिसर्च है तब भी एक्सपेंस आउट। यहाँ बच्चे मस्तियां करते हैं, सक्सेसफुल रिसर्च को कैपिटलाइज करना शुरू कर देते। भाई किसने बोला? रिसर्च कोई सी भी हो, केड़ी भी हो, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, आइदर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, रिसर्च मस्ट बी एक्सपेंस्ड आउट। कहानी खलास। बात समझ आई? जी. अब रिसर्च के बाद अगला फेज होता है डेवलपमेंट का। ये बड़ा क्रिटिकल फेज है। रिसर्च हो गई, रिसर्च अगर सक्सेसफुल होगी ना, क्या कहा मैंने? रिसर्च अगर सक्सेसफुल होगी तभी डेवलपमेंट आएगी। डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल रिसर्च। डेवलपमेंट कब तशरीफ लाएगी? जब आपकी रिसर्च क्या हो जाएगी? Successful. ये बात याद रहेगी। जी. अब डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेस, डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल रिसर्च। तो अब डेवलपमेंट आई, यानी रिसर्च सक्सेसफुल होगी तभी आप वो मेडिसिन या वैक्सीन को जो है वो बनाना शुरू करेंगे ना। फार्मूला इजाद हो गया, इन्वेंट हो गया, इसके बाद ही उसकी क्या बनेंगी? कैप्सूल्स बनेंगी, और इसके बाद फिर दुनिया भर में बेची जाएंगी, राइट? तो डेवलपमेंट Right. रिजल्ट है किसका? सक्सेसफुल रिसर्च का। ये बात याद रहेगी। जी. अब डेवलपमेंट को क्या करने का? डेवलपमेंट के बाद हमारे सामने आती हैं कुछ कंडीशंस। डेवलपमेंट फेज में होती हैं कुछ कंडीशंस। अगर कंडीशन मीट हो जाती हैं या मीट नहीं होती, अब मैं कंडीशंस बताऊंगा। कंडीशंस अगर मीट नहीं होती, ये सारी की सारी मीट होना जरूरी, ऑल इन ऑल, एक भी कंडीशन मीट नहीं होती तो डेवलपमेंट भी एक्सपेंस आउट हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में, इनकम स्टेटमेंट। और अगर ये डेवलपमेंट की सारी कंडीशंस मीट हो जाती हैं
तो एसएफपी में कैपिटलाइज होगी, कैपिटलाइज बोले तो इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड हो जाएगा, जो कि फिर उसकी लाइफ के हिसाब से एमोटाइज भी होता रहेगा। क्या कहा मैंने? डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल रिसर्च। डेवलपमेंट की कंडीशंस अभी आपके सामने ही लिखी हुई हैं। अगर ये सारी की सारी कंडीशंस मीट हो जाती हैं तो हम इसको इंटेंजिबल एसेट बना देंगे बैलेंस शीट में, एसएफपी में, और इसको लाइफ की बेसिस के ऊपर एमोटाइज फरमाएंगे। और अगर कंडीशन में से एक भी कंडीशन मिस होती है तो हम इसको एक्सपेंस आउट कर देंगे, हम इसको खर्चा बना देंगे, हम इसको एसिड नहीं बनाएंगे। ये कंडीशंस आपको बाय हार्ट याद होनी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है कि कंडीशंस मीट करवाना पड़ती हैं। पहली कंडीशन में इन कंडीशन को इस तरह नहीं पढ़ता। मैं एक सेंटेंस बोलूंगा उर्दू में, आप अगर वो सेंटेंस याद करेंगी ये सारी कंडीशन उसमें आ जाएंगी। पहली चीज, डेवलपमेंट फेज में जो खर्चा हो उसके रिजल्ट में एक एसिड बनना चाहिए, यानी वैक्सीन बननी चाहिए। जिसको बेचने की नीयत हो, या यानी जिससे फायदा होना हो। मैं डेवलपमेंट किस नीयत से करूंगा? कमाने की नीयत से। अब वो कमाना दो सूरतों में हो सकता है, या तो मैं उसको बेच के कमाऊंगा, या वो डेवलपमेंट से कोई ऐसा मुझे फायदा होगा जिससे मेरी खर्चे कम हो जाएंगे। अल्टीमेटली मेरे पास फायदा, सेविंग्स या प्रॉफिट होना चाहिए। क्या सेंटेंस मैंने बोला? डेवलपमेंट में करूंगा इस नीयत के साथ कि इस डेवलपमेंट से मुझे फायदा होगा, या तो मेरे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे या मेरे खर्चे कम हो जाएंगे। और उस 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 डेवलपमेंट फेज में जो खर्च हो रहा है पैसा, वो मुझे पता होगा, रिलायबली मेजर होगा, और मैं श्योर होऊंगा कि ये डेवलपमेंट मुझे लाजमी फायदा देगी, एक्सपेक्टेड टू बी प्रॉफिटेबल। यानी आसान जबान में एक सेंटेंस ये है कि डेवलपमेंट फेज में लगने वाला खर्चा नोन होगा, हमें पता होगा, रिलायबल होगा, और इस डेवलपमेंट से जो एसिड बनेगा, मेरा इंटेंशन है कि मैं उसको इस्तेमाल करके फायदा करूंगा। फायदा, प्रॉफिट, इस सेंस में कि या तो मेरे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे या मेरी कॉस्ट, एग्जिस्टिंग कॉस्ट घट जाएगी। ये है वो 6 कंडीशंस जो मैंने इन 2 सेंटेंस में कवर की है। अब आप इन 6 बुलेट्स को अपने पास से पढ़िए और देखें कोई मिस तो नहीं किया। नहीं सर, कोई भी मिस नहीं हुआ। ये आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। ऑफिशियली आईएएस 38 खत्म हो चुका है, ठीक है। जितना भी थ्योरी थी वो मैंने खींच ली है। अब हम इससे करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और ये है इसका पहला क्वेश्चन। आपसे यही पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे है कि भाई बताओ, ये दो हैं, दो खर्चे हैं, आप बताइए किसको क्या ट्रीटमेंट करना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। An entity incurred the following expenses during the current year। पहला खर्चा 1 लाख का खर्चा, स्पेंड ऑन इनिशियल डिजाइन। एंटिसिपेटेड डिजाइन जो है उस दो उसके बाद 2 साल डेवलपमेंट में लगेंगे, जिसको 3 साल प्रोडक्शन में लगेगा। इस फेज को कौन सा फेज फरमाएंगे आप? रिसर्च। हाँ सर, रिसर्च। ये रिसर्च है, और सीधा सीधा लाख रुपए एक्सपेंस आउट हो जाएगा, क्योंकि रिसर्च सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल,
उसने एक्सपेंस आउट ही होना है। फिर क्या है भाई, 5 लाख स्पेंड ऑन टेस्टिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट सिस्टम विच हैज बीन कवर्ड है इंग्लिश का, ठीक है, विच विल बी इन ऑपरेशन ड्यूरिंग द फॉलोइंग अकाउंटिंग ईयर। और ये न्यू सिस्टम जो है वो कॉस्ट को 20% से कम कर देगा। ये क्या रिसर्च है? नहीं, रिसर्च तो हो चुकी है, ये टेस्टिंग चल रही है, डेवलपमेंट चल रही है तो डेवलपमेंट फेज है। कंडीशंस हाँ या ना? मैं हाँ कह रहा हूँ। प्रॉफिट होगा, अमाउंट का पता है, और इसके रिजल्ट में कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, न्यू सिस्टम मिलेगा, जो एसेट मिलेगा उससे मेरी कॉस्ट कम होगी यानी प्रॉफिट होगा, और जो अमाउंट खर्च कर रहा हूँ वो रिलायबली मेजरेबल है, कंडीशंस मीट हो गई, एसएफपी में इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड हो जाएगा, कहानी खलास। कोई सवाल? नहीं सर, क्लियर है। ये अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखेंगे। हम्म, ये किट का क्वेश्चन है, केसीसीए का जो एफआर का पेपर है उसकी रिवीजन किट है, उसका ये क्वेश्चन है। एक मर्तबा आप इस क्वेश्चन को खुद से रीड करें प्लीज। इसे मैंने रीड कर लिया। अब रीड आपने किया, अब आपने मुझे बताना है पूछा क्या है, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, क्या पूछा है, सॉरी? कौन से एक्सपेंसेस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्लासिफाई हो सकते हैं? क्लासिफाई का मतलब कंडीशन को मीट करेगा तभी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बनेगा, वरना तो वो रिसर्च की तरह एक्सपेंस आउट ही होना है। राइट और रॉन्ग? जी नहीं। अब हमने देखना है करें तो कैसे करें। अब आप मुझे अपना ओपिनियन दें, व्हाट डू यू थिंक? नंबर ए, एक्सपेंस आउट होगा। ठीक हो गया, क्यों? क्योंकि सिस्टम अभी तक वाइबल नहीं है, ये फेलियर की तरफ जा सकता है। हमें पता नहीं है ना कि सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, जी। डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि वो सक्सेसफुल हो। तो पहला वाला तो अभी तक वायबल नहीं है, फायदे वाला नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा, ये अभी तक रिसर्च फेज में है। सर्च है, आउट। तीसरा, ये लॉस हो रहा है इसलिए नहीं होगा। लॉस वाला कभी भी कैपिटलाइज नहीं हो सकता। आखिरी वाला आंसर है, लेकिन क्यों है? अमाउंट वेरीफाइबल है, रिजल्ट में कोई नई चीज मिल रही है जिससे प्रॉफिट सर्टेन है, कॉस्ट कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये इतना छोटा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ना थोड़ा अजाब है क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, और ये एफआर का पास पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा यह है कि भाई पेटेंट है, लाइसेंस है, ट्रेनिंग है और पेटेंट है, किसको कैपिटलाइज करने का और किसको एक्सपेंस आउट करने का। इसके लिए पूरी ये कहानी पढ़नी पड़ेगी, तो आराम से इस कहानी को रीड कीजिए, शाबाश। अब इस क्वेश्चन
बहुत सारी है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है फार्म में कंसोलिडेशन का भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये पार्ट हमारे कोई काम का है नहीं एज सच। जब आपने पढ़ा आपने देखा एक सब्सिडी एक्वायर की है और ये क्या है और वो क्या है और पता नहीं बहुत कुछ। तेल लेने क्या, छोड़ो तेल, दफा करो खल्ली वल्ली। मेन चीज है पेटेंट ऑफ द न्यू ड्रग। पेटेंट अ न्यू ड्रग। आप बताइए, आपने क्वेश्चन रीड किया, आपको क्या लगता है ये कैपिटलाइज होना चाहिए कि एक्सपेंस आउट? तो कैपिटलाइज होना चाहिए। क्यों? एक सक्सेस इसकी सर्टेन है। ठीक है। और और इसकी मार्केट वैल्यू भी है जो रिलायबली मेजर हो सकती है। ठीक है, रिलायबली मेजरेबल मार्केट वैल्यू भी है और इससे कमाना भी है। हमें लगता है कि सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा और अमाउंट भी पता है, तो हैज अ कैपिटलाइज कहानी खलास, यू आर राइट। सेकंड चीज है लाइसेंस ऑफ द न्यू वैक्सीन। लाइसेंस, इसके लिए कौन सा बुलेट पॉइंट है भाई? ये लाइसेंस वाला है। क्या है लाइसेंस में सर? 5 year लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फेवरेबल है, यानी फायदे का सौदा है। जी। गवर्नमेंट ने ग्रांट भी कर दिया है, नया कोई चीज बन के भी आएगा और कंपनी की स्टैंडिंग इससे अच्छी हो जाएगी। अच्छी हो जाएगी यानी फायदा ही फायदा। कैपिटलाइज, राइट और रॉन्ग? ट्रेनिंग किसकी होती है? और स्टाफ पेमेंट कभी रिसोर्स। कैपिटलाइज हो ही नहीं सकता, पढ़े बगैर बोल दिया। नोट पढ़ा नहीं और बोल दिया। क्यों? क्योंकि स्टाफ इज अनकंट्रोलेबल, वो इंटेंजिबल की डेफिनेशन पे पूरा उतरता नहीं है। और ये जो है ये है कंसोलिडेशन का पार्ट। ये कंसोलिडेशन में कैसे करेंगे, तो ये अब आपका नहीं है, तो आपने इस पार्ट को छोड़ा क्योंकि हमने पहला पैराग्राफ इसीलिए नहीं पढ़ा था। ठीक है। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स, आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है कि इतना डिटेल्ड वर्किंग करवा के हमसे पूछा गया है कि बताओ कौन सा कैपिटलाइज होगा और कौन सा एक्सपेंस आउट होगा। ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे, इसको देखेंगे। ये भी इसी का है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी सिनेरियो का क्वेश्चन 2 है, पढ़ेंगी। जी। रिक्वायरमेंट है इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी दो शर्तें मीट होना जरूरी है। अगर दिमाग में कंडीशन उतरी हुई होगी तब ही जो है आप कर सकेंगी। तो इसकी मार्केट वैल्यू इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब देखिएगा, आपको क्या लगता है ABCD, ABCD कौन सा सही लगता है? तो भाई मार्केट, सही है सर। मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, बी तो सही है। अगर रिवैल्यूएशन होगी तो सारे इंटेंजिबल एसेट की रिवैल्यूएशन होगी, ये तो जर्नल रूल है, ये भी सही बात है। इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा कॉस्ट पे होती है, मार्केट वैल्यू पे नहीं होती है, गलत बात है। प्रीपेड मार्केटिंग एक्सपेंस और ट्रेनिंग एक्सपेंस को भी कॉस्ट में शामिल करेंगे। भाई ये रेवेन्यू एक्सपेंस है मार्केटिंग का, ये कोई इंटेंजिबल एक्सपेंस एसेट नहीं है। और ट्रेनिंग तो स्टाफ की होती है और वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती। इस क्वेश्चन में आपसे IAS 38 की जो शुरू की बातें थी वो पूछी गई।
जो मैंने रिवैल्यूएशन का बताया था शुरू में कि रिवैल्यूएशन के लिए एक्टिव मार्केट होगी तभी रिवैल्यू हो सकता है, और एक इंटेंजिबल एसेट रिवैल्यू होगा तो इसका मतलब सारे इंटेंजिबल एसेट को रिवैल्यू करना पड़ेगा। बाकी जो सी और डी है वो फजूल बात है, ऐसा कुछ सीन नहीं है। यहाँ तक कोई तकलीफ? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं शेयर करूंगा, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अगेन आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च। रिसर्च होती है कोई नई चीज हासिल करना, नई चीज पाना। डिजाइन और कंस्ट्रक्शन, डिजाइन करना कोई चीज ऑब्वियसली इज अ रिसर्च और नो। लेकिन साथ में वर्ड है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन मतलब अब आप बनाना शुरू कर चुके हैं, बनाना शुरू कर दिया इसका मतलब रिसर्च पूरी हो गई तभी बनाओगे ना। जी। तो ये रिसर्च नहीं है, ये क्या है? डेवलपमेंट। Development. फिर क्या है? द डिजाइन ऑफ प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप। कोई भी चीज बनाते हैं ना, फाइनल एसिड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट बनाने से पहले उसके प्रोटोटाइप बनते हैं। प्रोटोटाइप बोलते हैं डमी को, आसान जबान में क्या बोलते हैं? डमी को। जब मोबाइल आईफोन नया मार्केट में आता है ना, इससे पहले उसकी डमी, उसका शो पीस आता है। तो शो पीस कब आता है? जब उसकी डेवलपमेंट क्या हो जाती है? कंफर्म हो जाती है, इसके बाद ही प्रोटोटाइप और इसके बाद ही फिनिश गुड आती है कि नहीं? जी। यानी प्रोटोटाइप तो भाई डेवलपमेंट के बाद आता है। प्री प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन शुरू होने से पहले, यानी डेवलपमेंट कंप्लीट हुई, प्रोटोटाइप हुआ, एग्जांपल बनी, डमी बनी, फिर प्रोडक्ट बनी। तो भाई ये भी डेवलपमेंट या प्री प्रोडक्शन फेज है, ये भी रिसर्च नहीं है। फिर पायलट प्लांट, यानी हर चीज हो गई पायलट। पायलट प्रोजेक्ट होता है ना, डमी प्रोजेक्ट, डेमो जिसको हम बोलते हैं, ये भी तो डेवलपमेंट होता है। और ये क्या है? डिजाइन। यहाँ देखें, ये है डिजाइन। सी को देखें, सिर्फ डिजाइन किया है, जिस डिजाइन से क्या करना चाह रहा है? कुछ Research. कुछ कुछ हासिल, इंप्रूवमेंट का कोई तरीका, कोई पॉसिबिलिटी निकालना चाह रहा है, कुछ नया पाना चाह रहा है। तो कुछ नया पाना चाह रहा है, इसलिए ये क्या है? ये रिसर्च है। ये डिफिकल्ट है, ये जो इसने इसकी वो लिखी है ना, ABCD में, चारों में, इसने बच्चों को, स्टूडेंट्स को चारों ही रिसर्च लग रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना डीप डिग नहीं करते। भाई जब कंस्ट्रक्शन नजर आ गया, डेवलपमेंट है। प्रोटोटाइप या पायलट का वर्ड नजर आ गया, तो भाई ये तो प्री प्रोडक्शन है, डेवलपमेंट भी हो गई। राइट और रॉन्ग? Right. तो ऐसा होता है। ये हो गया हमारा IS-38 एग्जाम्पल्स के साथ खत्म। थ्योरी बेस्ड IS है। अब आप इसकी बुक से चैप्टर को रीड करेंगी और बुक में जो छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे उनको देखेंगी, ठीक है? ये हमारा IS-38 के साथ एंड हो जाता है। देखा, हमने बड़ी कोशिश की है कि इसमें हर वो पॉइंट जो एग्जामिनेबल है ACCA FR लेवल पे, या जहाँ पे भी FR फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है, वो ICMA हो या वो CA के इनिशियल पेपर्स हो, तो IS-38 जितना एग्जामिनेबल है उसको कवर करें। तो अब अगर ये आपको हेल्पफुल वीडियो लगी है, समझ आया है, तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। इंशाल्लाह मजीद वीडियोस भी आती रहेंगी, तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट हम करें, कोई नया IAS, कोई नई वीडियो हम डालें, तो आपको फौरन से उसकी अपडेट्स मिल जाएं। सी यू, अल्लाह हाफिज।